खैर स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों हम लोग। तो देखना भाई, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर। तो संविधान के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता हूं मैं यहां पर, संविधान क्या है, संविधान। ठीक है, बिल्कुल पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि संविधान होता क्या है, राज्य व्यवस्था होती क्या है। अब देखो, संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर आप लोग को क्या डिफरेंस दिखाई देगा। संविधान ठीक है। अब देखना भाई बच्चों, आपको दिखाई देगा संविधान और राज्य व्यवस्था। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हो, कोई पूछता है कि भाई क्या पढ़ रहे हो, तो बोलते हो कि संविधान पढ़ रहा हूं। तो कोई पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, तो जवाब मिलता है कि राज्य व्यवस्था पढ़ रहा हूं। तो सवाल उठता है कि आखिर आप लोग पढ़ क्या रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो या राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग को जानना है कि संविधान और राज्य व्यवस्था होती क्या है। तो पहले तो बेसिक आप लोग को बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देते हो, तो दिल्ली पुलिस में लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन और कई बार ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कहां से आपको मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो, तो एसएससी के एग्जाम में आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन संविधान से मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई बच्चों आ जाओ आप लोग लाइव, आज की क्लास मजेदार रहने वाली। संदीप कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से जोड़ो भाई और ज्यादा बच्चों को जोड़ो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सीडीएस एग्जाम की, अगर मैं बात करूं तो सीडीएस एग्जाम के अंदर नाम सुना होगा सीडीएस एग्जाम का। सीडीएस एग्जाम में लगभग आपके 15 से और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन संविधान के रहते हैं। उसके बाद अगर सेम देखोगे, जिस भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो उन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के मिलेंगे। आप यूपी एसआई, यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो तो उसके अंदर 8-8, 10-10 क्वेश्चन संविधान से मिलते हैं। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हो तो उसके अंदर लगभग 12-12, 15-15 क्वेश्चन संविधान से आपको दिखाई देंगे। ठीक है भाई, तो बच्चों आज की क्लास में संविधान को बिल्कुल बेसिक से समझना है। आज की क्लास में जो आपका डर है ना कि संविधान और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक, गुड इवनिंग भाई बच्चों, गुड इवनिंग, सबकी गुड इवनिंग ले लिया भाई मैंने। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर वही डर दूर करना है आप लोगों को कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। एक चीज की गारंटी मैं आप लोगों को लेता हूं, संविधान की जितनी भी क्लासेस पढ़ाऊंगा आप उसको आराम से देखना, आप उसको नोट आउट करते हुए चलना। और ये जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, चाहे 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे 15 से 20 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन आपका संविधान का बनेगा। गारंटी लेता हूं, एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। किसके ऊपर, संविधान के ऊपर। तो भाई बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, जल्दी जल्दी और जुड़ जाओ बच्चों। तो आज की क्लास बिल्कुल नए सिरे से रहने वाली, मजा आने वाला है। दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस में ध्यान रखना बच्चों, 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, गारंटी लेता हूं। स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा मैं आप लोगों को, ध्यान रखना। स्टाम्प पेपर बनवा के लिए ना मैं लिख के दे दूंगा कि दिल्ली पुलिस का पेपर इसी से आएगा जो पढ़ाऊंगा यहाँ पर। गारंटी लेता हूं इस चीज की, एक भी नंबर छूटेगा नहीं। क्यों गारंटी ले रहा हूं, उसका रीजन है, तो समझना। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो समझना है। ये बातें तो मैंने बहुत ज्यादा कर ली साइड की। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखो भाई, अब जैसे ही नाम आता है संविधान का, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में किताब और यूं इशारा कर रहे हैं। ठीक है, और दिमाग में आता है यार यूं इशारा क्यों कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो समझना है आपको कि संविधान आखिर है क्या, और वो किताब का मतलब, इसका मतलब है क्या। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझना है। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, तब आप लोग को संविधान समझ में आ जाएगा। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, कहोगे हम तो एक ही गेम खेलते हैं, इश्कबाजिया। ठीक है, तो चिंता मत करो, वो गेम भी खेलो, उसमें भी चीजें संविधान जैसी दिख जाएगी। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, मान लो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जब आप कोई भी गेम खेलते हो तो बच्चों बताना, उस गेम के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, उस गेम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं बच्चे। वो नियम क्या कहते हैं कि अगर आप उन रूल को तोड़ोगे तो जो भी अंपायर होगा वो आपको क्या करेगा, पनिश करेगा। आपको क्या करेगा, पनिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल का गेम खेलते हो, सुनना बच्चों गौर से, आप फुटबॉल का गेम खेलते हो तो आपको पता है इस फुटबॉल के गेम के कुछ रूल बने हुए।
एक सिंपल सा रूल फुटबॉल के गेम का क्या कहता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी फुटबॉल को अगर अपने हाथ से छूता है तो रेफरी उसको क्या करेगा, पनिश करेगा। तो गोलकीपर के अलावा कोई भी फुटबॉल को अगर अपने हाथ से छूता है तो फाइनली उसको रेफरी पनिश करेगा। तो सेम चीज आपको दिखाई देगी, आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप जिस देश में रह रहे हो, इस देश को चलाने के लिए आपको दिखाई देगा कि जिस कंट्री के अंदर आप लोग रह रहे हो, ऐसे ही आपको दिखाई देगा जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हो, जिस देश में आप लोग रह रहे हो, उस देश के लिए, उस देश के अंदर कुछ सिंपल से साधारण से रूल बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं, और जिन नियम का आपको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। और उन्हीं नियम की किताब को बच्चों क्या कहते हैं, सिंपल सा क्या कहा जाएगा, संविधान कहा जाएगा। तो संविधान कुछ नहीं है, संविधान एक प्रकार की एक ऐसी रूल बुक है जिससे देश को चलाया जाता है, जैसे आप लोग को चलाया जाता है, जिससे एक नागरिक को चलाया जाता है, जैसे सरकार को चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि किताब है, एक रूल बुक है, उसके अंदर बहुत सारे नियम बने हुए हैं और उन्हीं नियम को पालन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पर इकट्ठा होने की आजादी है, एकत्रित होने की आजादी है, इकट्ठे होने का मतलब ये कि शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हो, ये नहीं कि हथियार लेके इकट्ठा हो गए कि चक लो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको जो एकत्रित या इकट्ठा होने की जो आजादी दी गई है, आपको जो एक साथ इकट्ठा होने की आजादी दी गई है, वो किसने दी है, संविधान ने दी है। लेकिन किस तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है। संविधान उस चीज की इजाजत देता है। तो कंट्री के अंदर क्या बने हुए हैं, देश को चलाने के लिए कुछ रूल बने हुए हैं, देश के अंदर क्या बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं। और इसी रूल बुक को, ध्यान रखना बच्चों, क्या, इसी रूल बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो संविधान कुछ नहीं है, संविधान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं। सिंपल सा, आप अपने घर में भी रहते हो तो घर में भी कुछ रूल लिखे हुए हैं, घर में भी कुछ नियम लिखे हुए हैं। गुड इवनिंग भाई बच्चों सारे के सारे, ठीक है। आप अपने घर में रहते हो तो घर के अंदर भी कुछ रूल लिखे हुए हैं। जब आप उन नियम का पालन करते हो, आप उन रूल को फॉलो करते हो, तो ऐसे घर के नियम को ऐसे आप देश के अंदर लागू कर सकते हो। देश के अंदर जो रूल लिखे हुए हैं, उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो देखना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने नाम दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री। चिंता मत करो, हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री। देश का मौलिक कानून होता है, हिंदी में लिख देता हूं, देश का मौलिक कानून होता है। इसी चीज को समझना है आपको, देश का क्या होता है, मौलिक कानून होता है। देश के मौलिक कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। सिंपल चीज है कि देश के मौलिक कानून को क्या कहा जाएगा बच्चों, देश के मौलिक कानून को संविधान कहा जाएगा। अब सवाल उठा कि मौलिक क्या होता है, ये फंडामेंटल क्या होता है। अब इस फंडामेंटल को समझना है। कानून को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, और कैसे कानून को, फंडामेंटल लॉ को, मौलिक कानून को। तो अब आपको बेसिकली समझना है कि मौलिक क्या है, इस मौलिक का मतलब यहां पर क्या है, इस फंडामेंटल का मतलब आपको क्या दिखाई देगा। तो बच्चों इसी चीज को समझना आप लोग को। देखो मौलिक का मतलब क्या होता है, मौलिक को मूलभूत भी बोल सकते हो, मूल भी बोल सकते हो। जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अब आपने सुना होगा कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताएं बहुत सारी है, आपकी भी होगी। रोटी कपड़ा मकान, 3 आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वैसे तो बहुत सारी है। जैसे गर्लफ्रेंड भी आपकी एक आवश्यकता है, वो नहीं मिली तो कुछ नहीं है आपके जीवन में। और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे किसी की आवश्यकता कुछ है, किसी की आवश्यकता कुछ है। तो जैसे एक व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स होती है, बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, ऐसे ही जो उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए जरूरी होती है, ऐसे ही हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। मतलब आपको जो नीड्स है, आपको जो आवश्यकताएं है, वो 50-100 से ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन इसमें से कुछ मूलभूत होगी। मूलभूत का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर वो आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं हुई तो आपका जीवन कुछ नहीं है। बिल्कुल झंडा भाई, समझ लो, वो आवश्यकताएं सबसे ऊपर होगी। और जो आवश्यकताएं सबसे ऊपर होगी, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, नीड्स बहुत सारी है, लेकिन इन नीड्स के अंदर कुछ फंडामेंटल नीड्स होती है, कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है। बने रहना लास्ट तक। लास्ट के अंदर आज की क्लास में समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सरकार क्या है, जिसको आप बोलते हैं ना सरकार सरकार सरकार, ठीक है। तो सरकार समझ में आएगी आपको। फंडामेंटल नीड्स होती है,
तो आपको पता है कि फंडामेंटल नीड्स में क्या क्या आता है, एक आपका रोटी, एक आपका कपड़ा, एक आपका मकान और एक टेलीफोन, और लिख देता हूँ, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। ठीक है, वो तो जरूरी है भाई, वो तो आज के टाइम पे सबके लिए जरूरी है। जैसे क्या होता है कि आप 1 घंटे बिना खाना खाए रह सकते हो, आप 1 दिन बिना खाना खाए रह सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना 1 दिन बिना टेलीफोन के नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपका इंतजार कर रही है। और भाई साहब, एक बार घंटी बजती है ना फोन की, तुरंत के तुरंत कॉल उठाते हो, अच्छा, और आवाज में भी इस तरीके से बात करते हो कि पड़ोसी सुन ना ले कहीं। तो ध्यान रखना, जैसे आपका फोन आपके लिए जरूरी है, आपकी फंडामेंटल नीड्स है, आपकी कुछ बेसिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसी देश के अंदर ये सबसे सर्वोच्च होती है, क्योंकि अगर रोटी नहीं मिली तो कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है तो कुछ नहीं, मकान नहीं है तो कुछ नहीं। हम लोग भी अगर यहाँ पर पढ़ा रहे तो 3 चीजों के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, सामाजिक सेवा एक अलग चीज है, सोशल सर्विसेज एक अलग चीज है, लेकिन फाइनली एंड में हमें क्या चाहिए, एंड पॉइंट में आपको दिखाई देगा, एंड पॉइंट के अंदर हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए। तो आप खुद सोचो, रोटी कपड़ा मकान ये हमारी मौलिक आवश्यकता है, ये बेसिक नीड्स है, फंडामेंटल नीड्स है। ऐसे ही ये फंडामेंटल नीड इसलिए है क्योंकि ये सबसे सर्वोच्च है। ऐसे ही देश को चलाने के लिए, ऐसे ही आपको दिखाई देगा, किसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, ऐसे ही आपको दिखाई देगा बच्चों कि देश को चलाने के लिए, ये हटा देता हूं भाई जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ऐसी देश को चलाने के लिए एक मौलिक कानून बना हुआ है। इस मौलिक का मतलब कोई भी पूछे बच्चे तो बोलना है कि इसको सबसे सर्वोच्च। आपसे पूछे आपके जीवन में सबसे सर्वोच्च क्या है, माता पिता, तो आपके मौलिक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे सर्वोच्च क्या है, शिक्षा, तो मौलिक है। अगर आपसे पूछे कि जीवन में सबसे सर्वोच्च क्या चीज है, देश के अंदर सबसे सर्वोच्च क्या चीज है, तो जवाब देना बिल्कुल बच्चों, देश के अंदर सबसे सर्वोच्च है कानून, मौलिक कानून। और उस मौलिक कानून को हमने नाम क्या दिया है बच्चे, उस मौलिक कानून को हमने नाम दिया है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया, संविधान नाम दिया। उम्मीद करता हूं कि मौलिक वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। अब सोच रहे होंगे कि मौलिक समझाने में इतना टाइम लगा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट कराएगा। टेंशन ना लो, सारी चीजें आराम से होगी, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मौलिक कानून समझ में आ गया कि जहां कहीं भी मौलिक फंडामेंटल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे सर्वोच्च। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज है, और कुछ कर्तव्य मौलिक है, तो मतलब वो कर्तव्य कौन से होंगे, सबसे सर्वोच्च होंगे। ठीक है, तो देश को चलाने के लिए एक नियम बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, और उसी कानून को हम लोगों ने नाम क्या दिया है बच्चों, संविधान। देश में बहुत सारे कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एक्ट है, बहुत सारे एविडेंस एक्ट है। तो ध्यान रखना, उन सभी कानून में सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे सर्वोच्च मौलिक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ठीक है बच्चों का एक बार कोई डाउट देख लेता हूं अगर हो तो। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही कहा भाई। ठीक है, खैर बच्चों का कोई इंडिविजुअली कोई डाउट है नहीं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि इस मौलिक कानून को हम लोगों ने नाम क्या दिया है बच्चों, संविधान नाम दिया है। ठीक है, अब इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च है तो इस संविधान से ऊपर कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। तो थोड़ा सा अगर हम लोग आगे की तरफ चले तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे सारी चीजें आती है। जैसे अपना आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, अपना सीआरपीसी है, आपने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए कितनी सजा होगी और सजा कैसे मिलेगी, वो आईपीसी में, और सजा की प्रक्रिया जो होगी तो सीआरपीसी के अंदर। आईपीसी सीआरपीसी, आपका कोई भी एक्ट है, कोई भी अधिग्रहण है, जैसे भूमि अधिग्रहण विधेयक है, लैंड एक्विजिशन बिल है या लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो वो सारी की सारी चीजें किससे नीचे आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे सर्वोच्च कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी चीजें क्या रहेगी, बाकी चीजें नीचे रहेगी। ठीक है, ये बातें आप लोग को यहां पर समझनी है। तो मैंने पहले बताया है, जैसे आप एक फुटबॉल का गेम खेलते हो तो फुटबॉल के कुछ बेसिक रूल बने हुए हैं, तो उस फुटबॉल के बेसिक से रूल को, ठीक है, उस फुटबॉल के बेसिक रूल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऐसे देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल बने हुए हैं बच्चे, और उसी बेसिक रूल को नाम क्या दिया गया है, देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको घूमने फिरने की आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आपको इकट्ठा होने की आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास फ्रीडम भी है, आपके पास आजादी भी है, आपके पास फ्रीडम भी है, आपके पास आजादी भी है।
देश मांगे क्या? देश मांगे आजादी। ठीक है, आपके पास फ्रीडम भी है और फ्रीडम के साथ साथ आपके पास रिस्ट्रिक्शंस भी है। क्या है आपके पास? रिस्ट्रिक्शंस भी है, निर्बंधन भी है। अब ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूं लेकिन इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूंगा। रोक टोक भी लगी हुई है, आजादी भी है, मतलब दोनों चीजें दे रखी है। ये भी बोल रखा है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हो, कहीं भी बस सकते हो। ये नहीं कि अब कहो कि उसी के मोहल्ले में घर बसाऊंगा और उसी के घर में जाकर रहूंगा। ठीक है, मतलब आजादी तो है आपके पास, लेकिन उस आजादी के ऊपर क्या लगी हुई है? कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, उस बोलने की स्वतंत्रता में, एक बार कमेंट देख लेता हूं बच्चों के। गुड इवनिंग भाई बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, उस बोलने की स्वतंत्रता में आर्टिकल 19(1)(a) संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) आपको बोलने की, भाषण की स्वतंत्रता देता है। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कुछ भी करोगे, कि जैसे नारे देते हो, जेएनयू में नारे लगते हैं भारत के टुकड़े होने के, वो नहीं बोल सकते। ये नहीं किसी के घर जाके गाली गलौज करने लग जाओ, बाहर निकल। विवेक सर ने कहा है कि कुछ भी बोलो, और गाली गलौज करने लग गए। ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, निर्बंधन लगा हुआ है। बोलने का मतलब ये नहीं है कि देश की एकता अखंडता को खतरे में डालोगे। बोलने का मतलब ये नहीं कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालोगे। तो वो फ्रीडम के साथ साथ आपके पास क्या है? रिस्ट्रिक्शंस। और वो सारी चीजें आपको कहां पर लिखी मिलेगी? संविधान में। अब सवाल उठता है, मैंने बताया कि सबसे ऊपर कौन होता है? संविधान। देखो बेसिक क्लास है, तो आप एक बार जज कर लो कि हाँ भाई कितने लेवल की चीजें हो रही है। एक एक जो है डेफिनेशन के ऊपर मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं, टेंशन मत लो, टाइम है अभी। जैसी बैचेस वगैरह जैसी चीजें आगे चलेगी हम लोग उसके ऊपर डिटेल में बातें करते जाएंगे। चिंता मत करो, जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस के हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को पता आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेंशन ना लो। अभी तो मैं चीजें चूंकि बेसिक करा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको संविधान ही नहीं पता चलेगा आगे बढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो दिल्ली पुलिस के जो स्टूडेंट है, चिंता मत करो, 20-25 घंटे की जो भी क्लासेस होगी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ही छूटेगा आपका। इस चीज की मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं, आप लोगों से वादा करता हूं। ठीक है, अब देखना भी बच्चों, तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि आपको जो है क्या मिली हुई है? फ्रीडम है, फ्रीडम के साथ साथ आपके पास क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पर रोक टोक है। इवन यही क्यों, अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वोच्च कौन होता है, तो इंडिया में आपको दिखाई देगा बच्चों, सबसे सर्वोच्च कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में सर्वोच्च, भारत में सर्वोच्च। जल्दी से कमेंट करके फिर इसका आंसर बताना। सुप्रीम या सुप्रीमेसी इन इंडिया? सुप्रीम इन इंडिया, भारत में कौन सर्वोच्च है? और पहला ऑप्शन मैंने आप लोगों को लिखा है यहां पर, भारत के अंदर जनता सर्वोच्च है, पीपल। भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में जनता सर्वोच्च है। दूसरा ऑप्शन मैंने यहां पर लिखा कि भारत के अंदर पार्लियामेंट, संसद सर्वोच्च है। भारत में कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा यहां पर, भारत के अंदर कौन सर्वोच्च है? भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च है। पति सर्वोच्च नहीं है भाई, पति की तो इतनी हिम्मत है कि घर में भी बोल ले तो भी बड़ी बात है। तो बाकी एक्सपीरियंस अगर लेना हो तो डागर सर है, वो बताएंगे आपको कि सर्वोच्च कौन है। बाकी हमारे प्रशांत सर है, कुलदीप त्यागी सर है, वो आपको बताएंगे कि सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्र का पति। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आया कि भारत में सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चौथा ऑप्शन आया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? भारत में संविधान। तो जल्दी से इसका आंसर देना बच्चों कि भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? पहला ऑप्शन है जनता सबसे सर्वोच्च है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पार्लियामेंट सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, राष्ट्रपति है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया में सर्वोच्च कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, जनता भी सर्वोच्च नहीं, ना संसद है, ना राष्ट्रपति है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिक सी बात हम लोगों ने किसके ऊपर की? संविधान के ऊपर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आगे चलता हूं, ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे हुई। राष्ट्रपति का जिक्र भी संविधान में मिलेगा, राष्ट्रपति की शक्तियां भी आप लोगों को कहां पर मिलेगी? संविधान में। पति की शक्तियां तो खैर सीमित होती है, राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो संविधान में मिलेगी। वो सारी चीजें पढ़ाने वाला। देखो अब क्या है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दिखाई देगा? इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने
इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाई? सरकार बनाई। क्या बनाई? सरकार बनाई, एक गवर्नमेंट बनाई। अब कहोगे गुरुजी ये सरकार क्या होती है? ठीक है, अब समझना। देखो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या आई है हमारे पास? सरकार। अब सरकार जैसी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, राहुल बाबा की सरकार। तो ये चीजें आप लोग को दिखाई देती है। तो ध्यान रखना, सरकार का मतलब वो वाला पहलू नहीं देखना है कि जैसे सरकार वर्ड आया तो आपके दिमाग में दाढ़ी वाले भाई साहब दिखाई दे, मतलब नरेंद्र मोदी दिखाई दे। जैसे सरकार वर्ड आया पप्पू दिखाई दिए दिमाग के अंदर, सरकार दिखाई दिया खांसी वाले भाई साहब दिखाई दिए। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना वो सरकार नहीं, वो सरकार का एक हिस्सा है, एक छोटा सा पहलू है। मतलब सरकार अगर इतना हिस्सा है तो आप सिर्फ इतना जान रहे हो। तो पहले समझना है कि सरकार के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं सरकार की तो सुनना, ये सरकार कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। अब सरकार एक संस्था है और ये सरकार किसके लिए होती है? ये पीपल के लिए होती है, जनता के लिए होती है। बोलते हैं जनता जनार्दन, जनता सर्वोच्च है। तो सरकार किसके लिए है? जनता के लिए है। सरकार किसके लिए है? जनता के लिए है। दोबारा बोल लिख देता हूं मैं यहाँ पर भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सरकार किसके लिए है? जनता के लिए। और जनता किसके लिए है? सरकार के लिए। अब चीजों को समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ऊपर रहेगा, इसको हमेशा ऊपर लिखे रहूंगा मैं, ये नीचे जाने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखना भाई बच्चों, बिल्कुल भाई सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, मुबारक हो, आप सभी जो है विनोद को जीत चुके हो। ठीक है, तो देखो सरकार, जनता, जनता, सरकार। जनता ने किसको चुना? सरकार को। सरकार किसके लिए काम कर रही है? जनता के लिए। इन दोनों के बीच में कड़ी जुड़ी हुई है, एक तरफ सरकार एक तरफ जनता, एक तरफ सरकार एक तरफ जनता। सरकार और जनता के बीच में कड़ी काम कर रही है और उसी कड़ी को, उसी व्यवस्था को हम लोग राज व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, खैर वो आगे चीजें आ जाएगी, उसको पीछे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद बताओ कि जनता ने किसको चुना? सरकार को। और सरकार किसके लिए उत्तरदायी है? जनता के लिए। ठीक है, अब ये जो सरकार होती है, जैसे मैंने बताया कि सरकार का मतलब ये मत सोचना कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, या फिर सरकार के अंदर आपने देख लिया अरविंद केजरीवाल। नहीं, ये जो सरकार होती है, इस सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं। कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं सरकार के 3 पिलर होते हैं। अंग बोलो या पिलर बोलो, स्तंभ बोलो या 3 हिस्से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे सर्वोच्च कौन रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कौन आएगा? सरकार। और इस सरकार के कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। ये सरकार किसके लिए है? जनता के लिए। जनता ने किसको चुना है? सरकार। देखो संविधान की शुरुआत और उसकी समाप्ति 2 ही शब्दों से होती है। एक पहला शब्द आपको दिखाई देगा बच्चों, क्या? सरकार। और दूसरा शब्द दिखाई देगा क्या? जनता। अब आप कहोगे सर कैसे? अब आप खुद सोचो कि अधिकार मिले हुए हैं, किसको अधिकार मिले हुए? जनता को। किसने दिए हैं? सरकार ने दिए है। अब आप खुद सोचो, राष्ट्रपति सरकार के अंदर, किसने चुना है? इनडायरेक्टली जनता ने चुना है। एमपी एमएलए किसने चुना है? जनता ने चुना है। तो कहीं ना कहीं संविधान की शुरुआत और समाप्ति 2 ही शब्दों से होती है। सारा खेल 2 शब्दों का है। जैसे आपके जीवन का सारा खेल 3 शब्दों का है ना, और आपका भी सारा खेल 3 शब्दों का है। 3 शब्द कौन से? सिलेक्शन चाहिए मुझे। अब आप वो मत सोचना आई लव यू, कहीं लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार सर ने तो आज बात कर दी। ठीक है, वो जीवन नहीं है भाई, वो जीवन का एक हिस्सा है, उसको सेकेंडरी चीज के रूप में रखो। मतलब चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सेकेंडरी लेके चलो। ठीक है तो 3 अक्षर कौन से? सिलेक्शन चाहिए मुझे। और कहां पर सिलेक्शन चाहिए? 3 ही अक्षर बता रहा हूं, एग्जाम, ऐलान, टीम। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 3 चीजें हैं और वो 3 चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, खैर तो कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार, जनता और सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार हमेशा काम करेगी जनता के लिए। और इस सरकार के कितने अंग होंगे बच्चों? ध्यान रखना है, सरकार के 3 अंग होंगे, 3 पिलर होंगे। एक ऐसी संस्था जो किसके लिए काम कर रही है? जनता के लिए। जनता ने किसको चुना है? सरकार को। दोनों के बीच में लिंक बना देते हैं। ठीक है, तो अब वो 3 अंग समझते हैं, वो 3 ऑर्गन समझते हैं बच्चों, 3 पिलर समझते हैं कि वो सरकार के 3 पिलर, 3 अंग कौन कौन से हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख लेना। अब उस 3 अंग की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखना भाई बच्चों, देखो मैंने लिखा गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, मैंने कहा कि सरकार बच्चों किसके लिए है?
एक तरफ लिख दिया मैंने पीपल, जनता के लिए। किसके लिए है? पीपल, जनता के लिए। और इस सरकार के का जो पहला अंग है, सरकार का पहला अंग, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सरकार के 3 कार्य होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, और वो 3 फंक्शन जो है वो 3 अंग पूरा करते हैं। सरकार के 3 अंग है, 3 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सरकार किसके लिए है? जनता के लिए। सरकार का पहला कार्य क्या होता है? ये जो जनता है इसके लिए कानून का निर्माण करना। लिख देता हूं मैं यहां पर, कानून निर्माण करना। अब यहां से चीजें थोड़ी सी जो है मजेदार स्टार्ट होगी। लॉ फॉर्मेशन करना, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, सरकार के 3 कार्य होंगे और वो 3 अंग ही पूरा करेंगे। यहां पर भी 3 चीजें दिखाई दे रही है और वहां पर भी है, वो 3 कार्य समझने हैं। सबसे पहला कार्य होता है बच्चों कानून का निर्माण करना। अब आप कहोगे सर कानून का निर्माण क्यों कर रहे हैं? कानून का निर्माण जब अपने घर में ही कानून बना हुआ है, मम्मी ने कानून बना रखा आप लोगों के लिए, या आपके किसी खास ने कानून बना रखा है, या आप समझ गए होंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने कानून बना रखा, नियम बना रखा। कानून का मतलब नियम समझो कि भाई इस टाइम पे कॉल करूंगे, चाहे जहां भी हो उठा लियो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, भाई मेरे पास किसी का कॉल आता है और बोलती है सीधा का सीधा कि 5 बजे कॉल आएगा, भाई क्लास हो तब कैसे फोन उठा लूं? अब पालन करना पड़ता है। खैर मजाक था, क्योंकि हो सकता है कि मेरे घर वाले भी इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो कानून का निर्माण करना। अभी कानून क्यों बनाए जाते हैं? अब देखो क्या है, कानून इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भाई आप इतने समझदार तो हो नहीं कि मोहल्ले में, सोसाइटी में बिल्कुल आराम से रह पाओगे। आपकी एक सोसाइटी बनी हुई है, बच्चों ध्यान से समझना, आपकी एक सोसाइटी बनी हुई है और इस सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही मान के चलो जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, ठीक है, तो उस ऑफलाइन क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं और ऐसे आपके मोहल्ले में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। देखो इन तीनों को पूरा करेंगे स्टोरी के जरिए, ठीक है। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो तो ऑफलाइन क्लास के अंदर जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जो लेट आते हैं, लेट आएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ईयरफोन लगा कर आते, मस्ती में मास्टर हो जाए शुरू, ठीक है। कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जो क्लास के अंदर जनरली पढ़ने ही आते हैं और कुछ काम करने नहीं आते, और कुछ वो होंगे जो लड़कियों के चक्कर में ज्यादा आते हैं। बस साफ बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो एक कॉमन कानून बनाना है कि सब डिसिप्लिन में रहे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई जो पूरी क्लास को परेशान करते हैं, जैसे मैं जहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो भाई ये होता है कई बार स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं जैसे डेमो क्लास में मास्टर शुरू हो जाए, जैसे भाई मेरे को नचनिया लगा रखा हो, ठीक है। खैर ये मजाक की चीजें है, वो चलती रहेगी। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ बच्चों को। अब देखना भाई, देखो भाई देखो अब क्या होता है कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है। जब ये अलग अलग टाइप के स्टूडेंट क्लास में आते हैं तो मेरे लिए जरूरी है कि भाई सबको कानून में बांधना है, तो उनको एक डिसिप्लिन में रखना है। तो मैं कुछ नियम बनाऊंगा। अब क्लास के नियम सबको पता है कि अगर आप छेड़खानी करोगे, कुछ ऐसी हरकतें करोगे तो टीचर के पास अधिकार है, राइट है कि वो एकेडमी से, क्लास से बाहर निकाल सकता है। ऐसे ही आप कंट्री में रह रहे हो, ऐसे ही आप देश में रह रहे हो, तो देश में रहने के लिए आप जैसों के लिए कानून बनाना जरूरी है। आपके मोहल्ले में एक शराब पीकर पड़ा रहता है और गालियां दे रहा है, कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, तो पता है उसके लिए कानून बना हुआ है। जैसे आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो सकता है कि आपका पड़ोसी हमेशा आपको परेशान करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो सबको डिसिप्लिन में रखने के लिए, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए हमने क्या बनाया, कानून बनाया। अब आप कहोगे सर बिना कानून बनाए काम चल जाएगा? बिना कानून बनाए काम नहीं चलेगा बच्चों। बिना कानून बनाए काम इसलिए नहीं चलेगा वरना आप बात बात पर कहोगे, कानून तोड़ोगे और कहेगा बता कहां लिखा है। जैसे अपने यहाँ पर भी होता है ना कि आप कोई कानून तोड़ देते हो तो पुलिस वाला आपको बताता है कि भाई ये चीजें तो नहीं है, तो बता भाई कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, इसके लिए जरूरी है कि क्या किया जाए, कानून का निर्माण किया जाए। तो ध्यान रखना, सरकार का पहला कार्य होता है कानून निर्माण करना। किसके लिए करना? जनता के लिए करना, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो, इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, कानून बनाने से काम चल जाएगा, लागू भी करना पड़ेगा? कहोगे गुरुजी बिल्कुल लागू करना पड़ेगा। तो दूसरा होता है कानून को लागू करना। दूसरी चुनौती कौन सी है? कानून लागू करना, कानून लागू करना या लागू करवाना। अब आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टू इम्प्लीमेंट लॉ, लिख देता हूं मैं यहां पर, टू इम्प्लीमेंट लॉ।
आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपके हाथ में जो है आन मिलो सजना दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मुजरिम से पूछो कि वो हाँ करे, मुजरिम से पूछो कि वो हाँ करे, और आप उस आन मिलो सजना का इस्तेमाल करते हुए आप उससे पूछोगे बता तूने अपराध किया नहीं किया। अरे भाई, इंडिया के अपराधी इतनी आसानी से थोड़ी ना मान जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि ये चीजें आपको दिखाई देगी। कानून बन तो गया, लेकिन कानून को लागू करना जरूरी है। क्यों लागू करना जरूरी है? एक एग्जाम्पल, मैं हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इन बच्चों को हटा देता हूं मैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। देखना भाई, कानून को लागू क्यों किया जाता है। देखो क्या हुआ कि आपने प्लान बनाया तैयारी का कि 4 महीने बाद 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है और मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? रीजनिंग पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा, मैथ पढ़ूंगा, प्यार भरी कहानियां पढ़ूंगा, शेर शायरी पढ़ूंगा, सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपने सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने का प्लान बनाया और आपने हर डेली के एक प्लान बनाया, रूटीन बनाया कि मैं अगले 9-10 महीने तक इस तरीके से तैयारी करने वाला हूं और डेली 8-8 घंटे पढ़ूंगा। आपने उसको बकायदा, आप क्या करते हो, किताब पे लिखते हो, उस चीज को एक पेज पे लिखते हो। जब आपने उसको पेज पे लिखा तो आप सोचते हो कल सुबह उठूंगा, और भाई जैसे ही सुबह हुई 5 बजे का अलार्म भरा। कई लोग तो ऐसे होते कि अलार्म को भर के ही छोड़ जाते। छोड़ो यार, सुबह का सोने का जो सुख है शायद उससे बड़ा सुख कोई नहीं होता। सुबह का अलार्म भरा और अलार्म या तो पहले ही बंद कर दोगे। कुछ लोग होते हैं बेचारे उठ जाते हैं बड़ी मुश्किल से। अब उनको सुबह 5 बजे उठ के इंग्लिश पढ़ना था, मैथ पढ़ना था, रीजनिंग, जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना था, लेकिन वो सबसे पहले अपना फोन निकालेंगे और फोन में मतलब इस तरीके से आंखें को मलते हुए देखेंगे, यार रात को 11 बजे मैंने उसको हाय का मैसेज भेजा था, गुड नाइट का मैसेज भेजा था, और रात को 2 बजे तक उसका लास्ट सीन दिखा रहा है, मेरे मैसेज को सीन नहीं किया। और भाई आपका पूरा जीवन उसी में निकल गया। अरे नहीं किया, सीन नहीं किया, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, तो आप खुद सोचो, आपने नियम बनाया लेकिन आप उस नियम को लागू नहीं कर रहे हो। इसलिए कानून बनाने का महत्व तब तक नहीं है बच्चों जब तक उसको क्या ना किया जाए, लागू ना किया जाए। ये हंसी मजाक तो देखना बच्चों, तो कानून का निर्माण करना और दूसरा क्या होता है, कानून को लागू करना। तो कानून को लागू तभी किया जाएगा जब निर्माण हो जाएगा, और बिना कानून लागू किए, ध्यान रखना बच्चों, उस कानून का कोई महत्व नहीं है, उस कानून का कोई महत्व नहीं है। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या होता है, जब ये कानून बना है और कानून लागू हुआ है, इस कानून से संबंधित बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विवाद उत्पन्न होते हैं। तो उस विवाद का निपटारा करना, उस विवाद को सोल्व करना। कानून सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है आपकी नजर में सही हो सकता है कि सामने वाले की नजर में गलत हो। तो उस विवाद का निपटारा करना, विवाद का निपटारा करना है, निस्तारण करना, विवाद का निपटारा करना, टू सोल्व डिस्प्यूट। तो ध्यान रखना बच्चों, उस कानून को सोल्व करना, उस विवाद का निपटारा करना, या फिर कानून की व्याख्या करना। यहां पर तीसरा पॉइंट और आ जाएगा, कानून की व्याख्या करना। तो ये 3 कार्य होते हैं किसके? सरकार के। कानून बनाना, कानून बना तो कानून लागू हुआ, और लागू हुआ तो कानून सही है गलत है उस विवाद का निपटारा करना, उस विवाद का क्या करना? निपटारा करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका और इसको एज इट इज लिख लेना, ठीक है। सरकार है, सरकार के 3 कार्य है, और वो 3 कार्य सरकार के 3 अंग पूरा करेंगे, और उन्हीं 3 अंग को अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वो 3 चीजें आप लोग को दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गन, ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहला अंग सरकार का, सबसे पहला कार्य कानून का निर्माण करना, दूसरा कानून को लागू करना, और तीसरा किसी भी विवाद का निपटारा करना, ठीक है। अब बताना, सरकार किसके लिए है? जनता के लिए। सरकार से ऊपर कौन आता है? संविधान। संविधान, ये सरकार के कितने कार्य है? 3 कार्य है। किसके लिए है? जनता के लिए। अब देखो, इन 3 कार्यों को पूरा कर रहे हैं कौन? सरकार के 3 अंग। इसको आगे समझते हैं भाई हम लोग। देखना भाई बच्चों, ये हटा देता हूं मैं। अब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके 3 अंग समझ लेते हैं। सरकार के कितने अंग है? सरकार के 3 ऑर्गन है, सरकार के 3 पिलर है, सरकार के 3 अंग है। उन 3 अंग को समझना है, सरकार के कौन कौन से अंग है। सरकार का पहला ऑर्गन, पहला अंग, जल्दी से जवाब देके बताना उस पहले अंग का कार्य क्या होगा। तो बता देता हूं, सरकार का पहला अंग होता है लेजिस्लेचर।
सरकार का पहला अंग कौन सा है? लेजिस्लेचर। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? विधायिका। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? विधायिका। विधायिका नहीं, विधायिका। अब बढ़ते हैं आगे। सरकार का पहला अंग कौन सा है? सरकार का पहला अंग है विधायिका। ठीक है, अब इस विधायिका का कार्य क्या है? अभी मैंने समझा, बताया आप लोग को कि सरकार का पहला कार्य होता है कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून निर्माण। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, अभी तो बेसिक है बच्चों, ध्यान रखना, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बता रहा हूं, आगे आगे सारी चीजें आएगी। विधायिका को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक विधायिका होती है संघ के स्तर पर, यूनियन के लेवल पर, संघ स्तर पर, संघ नहीं लिखना, संघ लिखना है। और एक होती है विधायिका राज्य के स्तर पर, स्टेट के लेवल पर। ठीक है, एक संघ के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। देखो ऐसे देखना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, संविधान ने क्या बनाई? सरकार बनाई। सरकार का पहला अंग कौन सा बना? विधायिका। और उसने कार्य क्या किया? कानून का निर्माण किया। उसने कार्य क्या किया? कानून का निर्माण किया। हाँ वो बच्चे, अभी श्रवण कुमार, अभी वही बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो सरकार का पहला अंग कौन सा है? विधायिका। और विधायिका में पहला क्या है? संघ, और दूसरा क्या है? राज्य। देखो अब क्या है? संघ और राज्य। अब आप कहोगे सर ये इस तरीके से क्यों बांटा संघ और राज्य? एक तो भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत, एरिया बहुत ज्यादा दिखाई देगा। और दूसरा क्या है? अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे, अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे। एरिया बड़ा होने के कारण, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, संस्कृति अलग अलग होने के कारण हमें एक ऐसा संविधान, ऐसा कानून बनाना था जो सबके लिए हो, सबके लिए समानता की बात करे। तो हमें जरूरत पड़ी कि अगर एक प्रकार की सरकार बना देते तो शायद उससे काम नहीं चलता, उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। इसलिए हमने दो सरकार बनाई, एक संघ मतलब केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। दोबारा बता देता हूं, एक संघ के स्तर पर और एक किसके स्तर पर? राज्य के स्तर पर। ठीक है, तो ये देखना बच्चों कि संघ और दूसरा क्या है? राज्य के स्तर पर है। ठीक है, संघ के स्तर पर अगर विधायिका की मैं बात करूं कि कानून कौन बनाता है, तो बच्चों आपको दिखाई देगा, यहां पर मैंने लिख दिया एलएस और दूसरा लिख दिया आरएस। एलएस का मतलब लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा। कहीं रॉयल स्टैग समझ लो आप लोग, इसकी याद ज्यादा आती होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आरएस का मतलब ध्यान रखना बच्चों क्या है? राज्यसभा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा राज्यसभा क्या है? संघ की विधायिका है जो कानून का निर्माण करती है। उल्टा देख लो या इस तरीके से देख लो, चीजें समझ में आनी चाहिए। सरकार किसने बनाई? संविधान ने। किसके लिए? जनता के लिए। विधायिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। संघ में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा। चिंता मत करो, आगे क्लासेस के अंदर पूरा पढ़ाऊंगा लोकसभा, राज्यसभा। राज्य के स्तर पर आपको दिखाई देगा एक तो विधानसभा, क्या दिखाई देगा? एक तो विधानसभा, और दूसरा क्या आपको दिखाई देगा? विधान परिषद। दूसरा आपको क्या दिखाई देगा? विधान परिषद। आपको पता है सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन हर राज्य में विधानसभा है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य की विधायिका होती है जो कानून का निर्माण करती है राज्य के स्तर पर। देखो राज्य का जो कानून है बच्चों, वो किस स्तर पर लागू होगा? वो राज्य के स्तर पर आपको दिखाई देगा, राज्य के स्तर पर लागू हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद राज्य के स्तर पर, संघ के स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा। सरकार का दूसरा ऑर्गन, दूसरा पिलर कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव। इसको हिंदी में कहेंगे कार्यपालिका। सरकार का दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका है। सरकार का दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या होगा बच्चों? कार्यपालिका का कार्य आपको पता है, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना। कानून को क्या करना? कानून को लागू करना। इसने कानून बनाया और कार्यपालिका उस कानून को क्या करेगी? लागू करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, कार्यपालिका को भी दो हिस्सों में बांट दो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं, कानून को लागू किया जाता है, तो एक तो आपका हो जाएगा क्या? जैसे अगर देखा जाए राजनीतिक, पॉलिटिकल। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर क्या? पॉलिटिकल। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं राजनीतिक के बाद, दूसरा आपका हो जाएगा स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट। कौन सी कार्यपालिका?
परमानेंट। ठीक है, अब आप कहोगे कार्यपालिका में कौन कौन आता है राजनीतिक के अंदर, जैसे आपका प्रेसिडेंट, आपका वाइस प्रेसिडेंट। मैं एक अलग स्लाइड पे लिख देता हूं इसको, देखना। जैसे कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है कानून को लागू करना। इसका क्या काम होता है? कानून को लागू करना। बेसिक चीजें आज की क्लास के अंदर, उस बेसिक को समझना है, और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी वो चीजें और बड़ी डीप लेवल पर होती जाएगी। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर सबसे पहले जो राजनीतिक है, राजनीतिक कार्यपालिका है, उसमें भी संघ और राज्य की हो गई। उसमें आपका आ जाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा पीएम, प्रधानमंत्री, और मंत्री, प्रधानमंत्री तथा मंत्री। दूसरा आपका राज्य के स्तर पर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री, और भी XYZ बहुत सारे इसके अंदर दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री, उसके बाद लिख देता हूं जैसे महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी, जो कि केंद्र स्तर पर होता है। अटॉर्नी जनरल, क्या आ जाएगा आपका? अटॉर्नी जनरल। स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई देगी। अब आप कहोगे सर ये क्यों है, राष्ट्रपति क्यों है? कोई भी कानून कानून का रूप तभी लेगा जब उसके ऊपर किसके साइन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं है तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। कई बार कोई कानूनी मामले में सलाह चाहिए तो अटॉर्नी जनरल सलाह देते हैं। स्टेट के लेवल पर राज्यपाल, गवर्नर, सीएम और उसके मंत्री, वो सब आते हैं। दूसरा कानून को कौन लागू करता है? दूसरा अगर मैं बात करूं, ये तो पॉलिटिकल हो गया। दूसरा परमानेंट, परमानेंट कार्यपालिका, स्थायी। मतलब ये एक बार आते हैं एग्जाम के जरिए, रिटायर्ड एज तक बने रहते हैं। आपकी जो पुलिस है, आप जिस पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, आप इंस्पेक्टर की नौकरी लगते हो, आप IAS IPS लगते हो, तो ध्यान रखना बच्चों, IAS IPS, पुलिस, ये जितने भी है, ये आपको दिखाई देगा किसका हिस्सा है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा। ये कानून को लागू करते हैं। पुलिस का कार्य भी क्या है? कानून को लागू करना। राजनीतिक कार्यपालिका भी का कार्य भी क्या है? कानून को लागू करना। तो इसमें देख सकते हो एग्जीक्यूटिव के अंदर ये दिखाई देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पीछे बैकग्राउंड में फिर दोबारा से चलूंगा। देखो, अब ये मैंने यहाँ पर इतना बता दिया था आप लोग को, राजनीतिक और स्थायी के बीच में अंतर आप लोग को बता दिया। अब तीसरा देखना है। तीसरा क्या आता है? कानून बना, कानून लागू हुआ। तीसरा किसी विवाद का निपटारा करना या कानून की व्याख्या करना। तो तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, तीसरा कौन होगा? न्यायपालिका होगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा कौन होगा? आपका जुडिशरी होगा। पहला बच्चों देखना कौन है? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा कौन होगा बच्चों? न्यायपालिका। इन्होंने जो कानून बनाया है, इनके द्वारा जो कानून बना है और लागू हुआ है, तो उसका कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको सोल्व कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम विवाद का निपटारा करना है। इसमें कौन कौन आता है वो देख लेते हैं। देखना भाई, जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, बेसिक चीजें बताइए आज की क्लास के अंदर। आगे की क्लासेस के अंदर संविधान जब अपना बनेगा तो संविधान के ऊपर भी बात करेंगे। अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। जुडिशरी, न्यायपालिका। और जुडिशरी में आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर होता है SC माने सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। अब आप खुद बताओ बच्चों कि अगर कोई कानून बना है, कोई कानून लागू हुआ है, कानून के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती, कानून के अंदर टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है, तो उस कानून की व्याख्या करने का काम जैसे बता दिया कि भाई घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन घूमने फिरने में कहां नहीं घूम सकते, कहां घूम सकते हो, ये न्यायपालिका आपको बताएगी। उस कानून को, लॉ को इंटरप्रेट करने का काम किसका होगा? न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। इस जुडिशरी का आप जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चिंता मत करो, आगे क्लासेस के अंदर ये पूरे के पूरे टॉपिक मेरे को पढ़ाने हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 232 तो हालांकि हटा दिया गया है। उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट आपका क्या होगा 233 से 237। ठीक है भाई, किसी का कोई कमेंट नहीं है ऐसा खास। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर आप लोग को ये चीजें दिखाइए। अगली क्लास जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहीं से कंटिन्यू करूंगा। एक बार आप लोगों को स्लाइड्स के अंदर दिखा देता हूं क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार बनाई, सरकार के 3 अंग है। सबसे पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, कानून बनाता है संघ और राज्य के स्तर पर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं आगे की क्लासेस के अंदर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, राजनीतिक और स्थायी। राजनीतिक के अंदर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये दिखाई देंगे। तीसरा होता है जुडिशरी, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था। एग्जीक्यूटिव में ये सब आते हैं। उसके बाद अगला आपका कार्य न्यायपालिका के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिक। मैंने आप लोग को बताया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सरकार है क्या, सरकार के 3 अंग कौन से है। आगे की क्लासेस के अंदर मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और फिर इसी टॉपिक को जोड़ेंगे संविधान सभा के साथ। आज की क्लास में ज्यादातर बच्चों को पता थी ये बेसिक बातें, लेकिन ये चीजें करवानी जनरली जरूरी थी। जब अगली क्लास होगी तो अगली क्लास के अंदर ध्यान रखना बच्चों, जुड़े रहना। अगली क्लास के अंदर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहूंगा।